हाय। 19 अगस्त साल 1946 में सुकार्नो नेहरू जी को एक लेटर लिखते हैं। इसमें वह नेहरू जी से कहते हैं, आपके लोगों के साथ हमारे देश का खून का रिश्ता है। इंडोनेशिया, ये नाम में भी इंडो है। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, यहाँ तक कि मेरा नाम भी एक भारतीय नाम है। हमारी हर सांस में आपकी महान सभ्यता की छाया है। ये भावना 60s में आके कुछ इस तरह बदल जाते हैं। कुछ आजाद हुए देशों के भटके हुए नेता अपने अहंकार से इस दुनिया में साम्राज्यवाद को वापस लाना चाहते हैं। आगे इस दुनिया के तमाम मुसलमान देशों को इंडियन एग्रेशन के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देना होगा। एक्चुअली किसी दो देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध कुछ ही सालों के अंदर कड़वाहट में बदल जाने को स्प्लिट कहते हैं। जैसा कि एक जाना माना स्प्लिट था सिनो सोवियत स्प्लिट। सोवियत यूनियन ने मांचुरिया को कुओमिंतांग के बजाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को हैंडओवर किया था, जबकि उस समय चाइना के ज्यादातर हिस्से पर कुओमिंतांग रूल कर रहा था। देन सोवियत यूनियन ने उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी सपोर्ट किया। ये हालत जल्द ही ऐसे बदल गए कि लाखों सोल्जर्स को एक दूसरे के खिलाफ बॉर्डर पे तैनात करना पड़ा। इवन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर तक का भी यूज करना पड़ा। ये तो कम्युनिस्ट वर्ल्ड के अंदर हुआ एक स्प्लिट था। आज जिस स्प्लिट की हम चर्चा करेंगे वो हुआ था नॉन अलाइड मूवमेंट ग्रुप के अंदर, द इंडिया इंडोनेशिया स्प्लिट, मोर स्पेसिफिकली द नेहरू सुकार्नो स्प्लिट। 40s और 50s में कॉर्डियल रिलेशन 60s आते आते एकदम कट्टर दुश्मनी में बदल जाना, जो सिनो सोवियत स्प्लिट की तरह ही शॉकिंग और इम्पैक्टफुल था। तो बिना इंट्रो में और ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन ना तो अचानक था और ना ही लालच से भरा था चाइना रशिया की तरह। ईसा मसीह के जन्म के पहले से ही लोग एक दूसरे को जानते थे। ईस्ट कालीमांतान से पल्लवा स्क्रिप्ट में लिखी गई एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन मिला है 5th सेंचुरी एडी का, जो यहाँ के अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। जितने भी जावानीज, बालिनीज, सुंदानी स्क्रिप्ट है, ये सभी पल्लवा लिपि से ही आया है। बौद्ध भाई भाई होने के कारण अर्ली मिडिवल एरा में पाल डायनेस्टी और शैलेंद्र डायनेस्टी के बीच बहुत क्लोज रिलेशन थे। एक चाइनीज एक्सप्लोरर आई चिंग ने पालेमबांग से ही संस्कृत सीखी थी। एक इंडियन मास्टर अतीश दीपंकर श्रीज्ञा ने 12 साल सुमात्रा में बिताए थे बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए। 14th सेंचुरी में जावा के अंदर शैविज्म और बुद्धिज्म का एक अद्भुत समन्वय बना था, जिसे शिवा बुद्धिज्म कहा जाता है। इस प्रिंसिपल के आधार पर ही इंडोनेशिया का नेशनल मोटो बना है, बिन्नेका तुंगल इका। मतलब प्री इस्लामिक मालय आर्किपेलागो को इंडियन आइलैंड्स कहना कुछ गलत नहीं होगा। अब 18th और 19th सेंचुरी में ये दो रीजन दो अलग अलग कॉलोनियल मास्टर्स के द्वारा रूल होने लगता है। दोनों को ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आजादी मिल जाता है, जिसमें एक का रास्ता आसान था और दूसरे का कंपैरेटिवली बहुत ही कठिन। सेम कल्चरल आइडेंटिटी और सेम कॉलोनियल स्ट्रगल से गुजरने के कारण कॉलोनियल टाइम से ही इंडियन और इंडोनेशियन नेशनलिस्टों के बीच नजदीकी बनने लग गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन इंडिपेंडेंस के साथ साथ फॉरेन पॉलिसी पर भी गहरा इंटरेस्ट रखता था। अगस्त 1926 के बेरविल कांग्रेस ऑफ पीस और फरवरी 1927 के ब्राजील कांग्रेस ऑफ द ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज में दोनों देशों के डेलीगेट्स की मुलाकात हुई। के.एम. पानिक्कर और मोहम्मद हत्ता एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करते दिखे। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए इंडोनेशियन डेलीगेट्स से नेहरू काफी इम्प्रेस्ड हुए थे। एक्चुअली इस कॉन्फ्रेंस से फ्यूचर इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस और इंडियन इंडोनेशियन लीडर्स के बीच पर्सनल रिलेशंस की नींव पड़ी थी। इंडोनेशिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हत्ता को नेहरू जी अपने ओल्डेस्ट फ्रेंड इन इंडोनेशिया मानते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने डच ईस्ट इंडीज को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब 15 अगस्त को जब जापान ने सरेंडर किया, तब पूरे डच ईस्ट इंडीज में एक पावर वैक्यूम सा क्रिएट हो गया। इस मौके का फायदा उठा के सुकार्नो ने 2 दिन के अंदर ही जकार्ता में इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। नेहरू जी ने इस घटना को न सिर्फ वेलकम किया, बल्कि इस न्यू नेशन रिपब्लिक इंडोनेशिया के प्रति सॉलिडारिटी भी जताई। उन्होंने ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से यह डिमांड की कि आप इस नए देश को रिकॉग्नाइज करो। नेहरू जी ने भारत के डॉक वर्कर्स से यह अपील की कि आप युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाले कोई भी वॉर मटेरियल को लोड मत करो। अब मलय आर्किपेलागो से जापानीज होल्ड आउट्स को भगाते भगाते एक और नया मुसीबत। तो नीदरलैंड्स चुप थोड़ी बैठेगा। ब्रिटेन और नीदरलैंड ने पूरी ताकत झोंक दी इंडोनेशिया पर फिर से कंट्रोल हासिल करने के लिए। इस तरह से शुरुआत हुआ इंडोनेशियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। अब इस कैंपेन के लिए ब्रिटेन इंडियन ट्रूप्स का उपयोग कर रहा था, तो नेहरू समेत बाकी इंटेलेक्चुअल्स ने इसका स्ट्रांगली विरोध किया। न्यू दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे, जगह जगह से इसको कंडेम किया गया। 24 अक्टूबर 1945 को एक साउथ ईस्ट एशियन डे भी मनाया गया, बट इससे कुछ नहीं हुआ। बैटल ऑफ सुराबाया जैसे लड़ाई में हमारे हाथ खून से रंगे हो गए। हालांकि बीच में एक घटना हुई थी। ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स के 600 मुस्लिम सोल्जर्स ने साइड बदल ली थी। अंततः 1946 में ब्रिटेन ने अपने फोर्सेस को विड्रॉ भी कर लिया। बैटल ऑफ सुराबाया से संबंधित एक फैक्ट, एक इंडियन जर्नलिस्ट ने सुकार्नो से कहा था, अगर आज इंडिया आजाद होता तब भी इंडियन ट्रूप्स यहाँ पे होता, जस्ट एक डिफरेंस के साथ, इंडियन ट्रूप्स आपके लिए लड़ रहा होता।
2 सितंबर 1946 में कांग्रेस लेड एक इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ था। नेहरू जी एज ए वाइस प्रेसिडेंट इस समय पूरे एशिया से क्लोज रिलेशन स्थापित करने की बात की। उन्होंने ये भी कहा, भारत पूरे एशिया को कॉलोनियलिज्म से मुक्त कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इंडोनेशिया ने इस गेस्चर को काफी पसंद किया, जो सुकार्नो द्वारा नेहरू जी को लिखे गए उस 19 अगस्त वाले लेटर में झलकता है। सुकार्नो नेहरू जी को आमंत्रण भी करते हैं अपने देश में। 1946 में इंडिया में भयंकर चावल की कमी थी, तो इंडोनेशिया के पहले प्राइम मिनिस्टर सुल्तान शाहरियार ने आधा मिलियन टन चावल भारत को भेजने की बात की। इसके रिटर्न में उन्होंने भारत से टेक्सटाइल और मेडिसिन के सप्लाई की रिक्वेस्ट किया, जिसकी शॉर्टेज इंडोनेशिया में थी। इंडोनेशियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में नीदरलैंड अपर हैंड पोजीशन पे था, तो 1946 में डच ने लिंगा जाति एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें जावा, सुमात्रा और मादुरा पर रिपब्लिक इंडोनेशिया को रिकॉग्नाइज किया गया और बाकी ये डच कंट्रोल्ड एरियाज और रिपब्लिक इंडोनेशिया को कंबाइन करके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडोनेशिया बनाने का बात कहा गया। मतलब स्टेट कट समझाओ तो नीदरलैंड यहाँ पर अपना एक पपेट स्टेट बनाना चाहता था। इसके कुछ हफ्ते के अंदर ही इंटरिम गवर्नमेंट ने इस नए देश को मान्यता दिया। अप्रैल 1947 में इंटरिम गवर्नमेंट ने, मोर स्पेसिफिकली नेहरू जी ने, एक एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जो उस समय के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंसेस में से एक था। इंडोनेशिया की तरफ से सुल्तान शाहरियार ने इस मीटिंग को अटेंड किया था। इसके साथ डच ने जब दूसरी बार पुलिस एक्शन स्टार्ट किया, तब इंडिया ने डच एयरलाइंस KLM को अपनी एयर स्पेस से बैन कर दिया और पड़ोसी देशों को भी ऐसा करने को कहा। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर ने बॉम्बे, कराची और कोलकाता के डॉक वर्कर्स को ये नोटिस दिया कि कोई डच शिप्स को आप हैंडल मत करो। आपको शायद पता नहीं होगा, नवीन पटनायक के पिता बिजू पटनायक एक पायलट थे। इस इंडोनेशियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान उन्होंने कई बार इंडोनेशिया में गई थी एड प्रोग्राम के लिए। इस दौरान उनके और सुकार्नो के बीच एकदम फैमिली जैसा रिलेशन बन चुका था। इतना क्लोजनेस कि जब सुकार्नो की बेटी पैदा हुई, तब उन्होंने इस बच्चे का नाम सजेस्ट किया था मेघावती, जो आगे चलकर इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट भी बनी थी। तो डच ने जब इंडोनेशिया में पुलिस एक्शन स्टार्ट किया, तब सुकार्नो और नेहरू के आदेश पर बिजू पटनायक ने अपने पत्नी संग C-47 डाकोटा विमान से सुल्तान शाहरियार और मोहम्मद हत्ता को इवैक्यूएट करके योग्यकर्ता से सिंगापुर के रास्ते होते हुए भारत ले आए थे। ये बहुत ही रिस्की ऑपरेशन था, क्योंकि नीदरलैंड्स ने पहले से ही धमकी दे रखी थी। एक डाकोटा विमान को तो डच ने शूट डाउन भी कर दिया था पहले। इस कार्य के लिए उनको इंडोनेशिया की तरफ से बिंतांग जसा उतामा और ऑनररी सिटीजनशिप भूमिपुत्रा रिसीव हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इट्स द सेकंड एनिवर्सरी ऑफ प्रोक्लामेसी। सुल्तान शाहरियार और सुकार्नो ने इंडियन इंडिपेंडेंस को वेलकम किया। 12 अक्टूबर को ऑल इंडिया रेडियो ने अपने एक्सटर्नल प्रोग्राम को भाषा इंडोनेशिया में ब्रॉडकास्ट किया। वैसे तो इंडिया 1947 से ही नीदरलैंड के खिलाफ इंडोनेशियन मैटर को यूनाइटेड नेशन में उठा रहा था। 20 जनवरी 1949 को न्यू दिल्ली में एक एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन इंडोनेशिया का आयोजन हुआ, जिसको 18 देशों ने अटेंड किया। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर इंडोनेशिया मैटर का जल्द से जल्द एक पीसफुल सोल्यूशन निकालना। इस कॉन्फ्रेंस ने कुल 3 रेजोल्यूशंस पास किए, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अब डायरेक्टली नीदरलैंड के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। नीदरलैंड्स पर इतना ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर पड़ते ही फाइनली उसने 2 नवंबर 1949 में डच इंडोनेशियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक इंडोनेशिया को सोवरेनिटी ट्रांसफर कर दिया। बस और क्या, मर्दे का। साल 1950 में दोनों लीडर्स ने ही एक दूसरे के देशों का दौरा किया। आपको पता है, रिपब्लिक डे पैराड में हमारा सबसे पहला गेस्ट सुकार्नो ही थे। 3 मार्च 1951 को दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन होता है। उस टाइम पीरियड के आपको इंडिया इंडोनेशिया के बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम दिखाता हूँ। उस समय इंडिया ने इंडोनेशिया की कई चीजों में मदद की। एक ह्यूज आइलैंड नेशन के लिए नेवी एक जरूरी एसेट होता है, पर उस समय इंडोनेशियन नेवी ऑफिसर्स और एक्सपर्टीज की कमी से जूझ रहा था। भारत ने इसमें मदद की। 28 इंडोनेशियन सेलर्स और 79 ऑफिसर्स को इंडिया में ट्रेनिंग दिया गया। अर्ली 50s में इंडिया इंडोनेशिया को देखकर कोई भी कहेगा कि ये दोनों सिमिलर कंट्री है। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड किसी भी गुट में शामिल ना होना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ क्लोज रिलेशन रखना, मतलब एकदम सिमिलर सा कंट्री। एक इंडोनेशियन प्रीमियर शास्त्रोमिजो ने कुछ ऐसा ही कहा था एक बार। लेकिन क्या वाकई में दोनों देश सिमिलर थे? नहीं, दोनों के बीच यही अंतर आगे जाकर स्प्लिट का कारण बना। फर्स्ट इज लिबरल डेमोक्रेसी, जो इंडियन एनवायरनमेंट में तो बहुत सक्सेसफुल साबित हो रहा था, इंडोनेशिया में ये फेल हो रहा था। एक तो 1955 के जनरल इलेक्शन में कोई भी पार्टी मेजोरिटी मार्क को हासिल नहीं कर पाया था। दूसरे तरफ वेस्ट पापुआ इशू पर वेस्टर्न वर्ल्ड नेग्लिजेंस दिखा रहा था। तीसरे तरफ अमेरिका इंडोनेशियन रेबल्स को सपोर्ट कर रहा था। इन सब से सुकार्नो धीरे धीरे ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था। 1956 में सुकार्नो ने सोवियत यूनियन का दौरा किया था।
1958 में सुकार्नो ने इन सारे रेबेल ग्रुप्स को क्रश करके नेशनलिस्ट, इस्लामिस्ट और कम्युनिस्टों को साथ लेकर गाइडेड डेमोक्रेसी की शुरुआत करी। मतलब इंडिया से कम्प्लीटली उल्टा। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेहरू जी ने स्पार्मेस्टर रिविलियन के खिलाफ दुख व्यक्त किया था। 50s के अंत से सीनो सोवियत रिलेशन बिगड़ रहा था। बॉर्डर डिस्प्यूट और तिब्बत के प्रति भारत के सॉफ्ट कॉर्नर के चलते इंडिया चाइना के बीच तनाव बढ़ने लगा था, जबकि इंडोनेशिया के साथ चाइना का रिलेशन कोई खराब होने वाली बात तो नहीं था, एक जैसा ही था। ये चीज दोनों के बीच दूरी को पैदा किया। डच इंडोनेशियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको पता ही है कि डच ईस्ट इंडीज के सारे टेरिटरीज पर रिपब्लिक इंडोनेशिया की सोवरेनिटी को नीदरलैंड ने रिकॉग्नाइज की थी, सिवाय वेस्ट पापुआ के। वीडियो भी बनाया इसके बारे में मैंने। तो सुकार्नो इस आइलैंड को पाने के लिए वायलेंट रास्ते अपना रहे थे। नेहरू इसके खिलाफ थे। वह पीसफुल तरीके से इसका समाधान चाहते थे, जैसा वह ऑलरेडी कर रहे थे। 1957 में राज्यसभा में नेहरू जी इसके बारे में एक स्पीच भी दिया। 1958 में सुकार्नो इंडिया भी आया था नेहरू को कन्विंस करने के लिए, बट वह नहीं माने। इस चीज का सबसे बड़ा फायदा उठाया पाकिस्तान ने। उसने इंडोनेशिया का खुलकर सपोर्ट किया। इस चीज से दोनों देशों के बीच दूरी और बढ़ गई। पहले तो इंडोनेशिया इंडिया को ही प्राथमिकता देता था, अब उसे इंडिया की कोई जरूरत नहीं थी। अरे जब मॉस्को ने ही अप्रूवल दे दिया है तो इंडिया माने या ना माने क्या फर्क पड़ता है। नाउ यू माइट थिंकिंग दैट दो क्लोज देशों के फॉरेन पॉलिसी थोड़ी बहुत तो अलग हो ही सकता है, इसमें स्प्लिट होने की क्या बात हुई। असल में बात फॉरेन पॉलिसी का नहीं है। इनफैक्ट ये सब तो कुछ भी नहीं है। स्प्लिट होने का असली कारण है नेहरू और सुकार्नो के बीच विचारधाराओं में अंतर होना। दरअसल एक तरफ नेहरू पीसफुल तरीके से सब कुछ करना चाहते थे, चाहे आपको कॉलोनियल मास्टर्स के साथ नेगोशिएट भी करना पड़े, जबकि सुकार्नो पूरी वायलेंट तरीके से कॉलोनियल मास्टर्स के खिलाफ थे। वो किसी भी प्रकार के एडजस्टमेंट नहीं चाहते थे। गाइडेड डेमोक्रेसी एरा में बहुत उग्र एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स फैलाया जाता था। योग्यकार्ता में दिया गया सुकार्नो का फेमस त्रिकोणा स्पीच इसका प्रमुख उदाहरण है। आपको इसे एक बढ़िया एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर बना था, जबकि सुकार्नो ने 1949 में बना इंडोनेशिया नीदरलैंड्स यूनियन को तोड़ दिया था। कि जो आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस है ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया था बांदुंग और बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में। नेहरू के लिए इरेडिकेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म था सेकंड इंपॉर्टेंट। दोनों जायंट्स के बीच राइवलरी, बाइलिन इशू, न्यूक्लियर टेस्ट जो ग्लोबल पीस को डिसरप्ट कर सकते हैं, ये था फर्स्ट प्रायोरिटी। जबकि ये पहला प्रायोरिटी था सुकार्नो के लिए। सुकार्नो इस ओल्ड एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर के खिलाफ एक ताकतवर न्यू इमर्जिंग फोर्सेस को खड़ा करना चाहता था। नेहरू जी मानते थे इस दुनिया से क्लासिक कॉलोनियलिज्म का जमाना अब खत्म हो चुका है, जबकि सुकार्नो का मानना था ये जरूर खत्म हो सकता है, बट अभी ये खत्म होने से कोसों दूर है। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में नेहरू बायलैटरल प्रॉब्लम्स, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स पर चर्चा करने के बजाय एफ्रो एशियन देशों की कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना प्रेफर करते थे। उनके अनुसार इन मुद्दों को उठाने से एकता भंग हो सकती है। अच्छा, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में घाना अल्जीरिया के प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आतोगी गिंजालेट कोंगो को शामिल कराना चाहता था। नेहरू इसके खिलाफ थे फॉर ऑब्वियस रीजन। सुकार्नो इसके एकदम ऑपोजिट पोजीशन पे थे। खैर ये सब तो बस चिंगारी थी, असली आग तो लगी 1962 के एशियन गेम्स में। तो 1962 के एशियन गेम्स होने वाला था जकार्ता में। अब इंडोनेशियन गवर्नमेंट इजराइल और रिपब्लिक ऑफ चाइना के एथलीट्स को वीसा देने से इनकार कर रहा था। इस पर एशियन गेम्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया, अगर ऐसा हुआ तो इस इवेंट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब कोइंसिडेंस का हो या दुर्भाग्य, कौन था ये बंदा पता है? गुरुदत्त सोधी, एक भारतीय। इस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के ऐसा दिखाया गया जैसे ये सुकार्नो और पूरे इंडोनेशियंस का अपमान है। बैनर्स, पोस्टर्स जलाए गए। सोधी जिस होटल में रुके थे वहां डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। इंडियन एम्बेसी को वैंडलाइज किया गया। उस समय हमारी फुटबॉल टीम को एशिया की ब्राजील कहा जाता था। तो फाइनल मैच जीतने के बाद मेडल सेरेमनी के समय इंडियन नेशनल एंथेम का अपमान किया गया। क्राउड्स के द्वारा इंडियन टीम को बू किया गया। ये पूरा इवेंट खत्म होने के ठीक 1 महीने बाद चाइना ने भारत पर हमला किया था एंड गेस व्हाट, इंडोनेशिया ने 1% सिंपैथी भी नहीं जताई, जो काफी शॉकिंग था। उल्टा वहां के कम्युनिस्ट वाले इंडिया को डांट रहा था चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए। दिसंबर 1962 में 6 देशों से आयोजित कोलंबो कॉन्फ्रेंस में केवल इजिप्ट सीरिया यूनियन को छोड़ के एक ने भी इंडिया पर सिंपैथी नहीं जताई। इंडोनेशिया ने एकदम से नेग्लिजेंस दिखाया। 1963 में सुकार्नो और चाइनीज प्रेसिडेंट लू शाओकी ने एक जॉइंट कम्युनिके भी जारी किया। केवल चाइना उस समय एक एक्सिस बन चुका था, चाइना पाकिस्तान इंडोनेशिया का। 1963 से 65 के बीच सुकार्नो कई बार पाकिस्तान विजिट किए। सुकार्नो और आयूब खान ने 1963 में कश्मीर इशू पर एक जॉइंट कम्युनिके भी जारी किए। पाकिस्तान ने मलेशिया इशू पर और इंडोनेशिया ने कश्मीर इशू पर एक दूसरे का खूब समर्थन किया। अगला मुद्दा था मलेशिया को लेकर। बेसिकली देयर वर 5 ब्रिटिश कॉलोनीज, जिनमें से एक था फेडरेशन ऑफ मलया, जिसे 1957 में आजादी मिल गई थी। अब इसके बाद एक बात पर चर्चा हो रही थी इन बाकी कॉलोनीज और ब्रिटेन के बीच कि इन सबको फेडरेशन ऑफ मलया के साथ मिलाकर एक साथ एक देश फेडरेशन ऑफ मलेशिया गठन करने का।
अब 1961 तक तो इंडोनेशिया को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडोनेशिया इसको नथिंग बट ए ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के दृष्टिकोण से देख के इसका विरोध कर रहा था। उस समय ब्रुनेई में चल रही एक बगावत को क्रश करके ब्रिटेन ने इसे प्रूव भी कर दिया। अब सुकार्नो थे ही कम्युनिस्टों के साथ, तो उसने इस न्यूली फॉर्म्ड मलेशिया के खिलाफ कॉन्फ्रोंटासी यानी एक अनडिक्लेयर्ड वॉर छेड़ दिया। एंड दिस वाज द स्लोगन ऑफ दैट टाइम, गन्यांग मलेशिया। साल 1964 में यूनाइटेड नेशन ने मलेशिया को अपना मेंबर स्टेट तो बनाया ही, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर भी बना दिया। इससे गुस्सा होकर सुकार्नो यूनाइटेड नेशन से इंडोनेशिया को विथड्रॉ कर लिया और कुछ ईस्टर्न ब्लॉक के कंट्रीज को लेकर अपना एक ग्रुप बनाया। अब इन सब में भारत कहा था, भारत मलेशिया को ओपनली सपोर्ट कर रहा था। इससे इंडोनेशिया इंडिया से और दूर हो गया। इसका फायदा पाकिस्तान ने खूब उठाया। 1964 में इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीकन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मलेशिया को बुलाया नहीं गया था, उसमें पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को सबके सामने उठाया। इंडियन और पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में जमकर बहस हुई थी। मतलब अब से ये थर्ड वर्ल्ड भी दो पोल्स में डिवाइड हो गया, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाला इंडोनेशिया और मॉडरेट आइडियोलॉजी वाला इंडिया। 1964 के नॉन अलाइड मूवमेंट के कायडो कॉन्फ्रेंस में ये और स्पष्ट हो गया। ये कॉन्फ्रेंस एक तरह से टकराव था इन दो विचारधाराओं का। 2024 के G20 मीटिंग की तरह ही इंडिया की ब्रिलियंट डिप्लोमेसी ने मलेशिया मुद्दे को दूर रखा, जो इंडोनेशिया के लिए एक मेजर सेटबैक था। गुस्से में सुकार्नो फाइनल मीटिंग को अटेंड ही नहीं किया। इसके अगले साल इंडिया ने एक और मास्टर डिप्लोमेसी खेला, फर्स्ट एफ्रो एशिया कॉन्फ्रेंस, बांदुंग कॉन्फ्रेंस, जिसने नॉन अलाइड मूवमेंट की नींव रखी थी। उसकी 10th ईयर एनिवर्सरी का मीटिंग इंडियन फॉरेन मिनिस्टर स्वरण सिंह ने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना ये अफ्रीका में आयोजित किया जाए, ये उनके प्रति एक ट्रिब्यूट की तरह होगा। इससे न केवल अफ्रीका पर भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ा, बल्कि इस एक्सिस को जोर का शौक लगा। इंडिया ने एक और दाव खेला इस एक्सिस के साथ। इंडिया ने अनाउंस किया कि इस कॉन्फ्रेंस में सोवियत यूनियन और मलेशिया को भी इन्वाइट किया जाएगा। आपको बता दें, इस प्रस्ताव को कई देशों का समर्थन भी मिला। हालांकि सिनो सोवियत स्प्लिट और अल्जीरियन कूप के कारण ये नहीं हो पाया, लेकिन सुकार्नो इस फैसले से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि इंडियन एम्बेसी को एक बार फिर से वैंडलाइज किया गया। इंडिया और मलेशिया के अगेंस्ट में नारेबाजी किया गया। 1965 में क्या हुआ था आप तो जानते ही हो। सुकार्नो ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट और भारत को कंडेम किया था। इंडोनेशियन इस्लामिक पार्टी के एनिवर्सरी में जाकर सुकार्नो ने कहा, तमाम मुसलमान मुल्कों को भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम हमेशा न्याय के साथ और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। इंडियन एम्बेसी को 30वीं बार वैंडलाइज किया गया एंड उस देश की फॉरेन मिनिस्टर सुबांद्रियो ने इसका प्रशंसा किया। उसने सभी न्यू इमर्जिंग फोर्सेस को इंडियन एग्रेशन के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने के लिए कहा। इंडोनेशियन पार्लियामेंट ने वहां के गवर्नमेंट से पाकिस्तान को जल्द से जल्द एड पहुंचाने के लिए कहा। तो यही है इंडिया इंडोनेशिया के बीच परम मित्रता से कट्टर दुश्मनी तक की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।